अप्रैल 1945 6 साल से चल रही जंग अपने अंतिम पड़ाव पर है। रेड आर्मी ऑर्डर रिवर के किनारे जर्मन एम्पायर की कैपिटल सिटी के बाहर हमला करने के लिए तैयार खड़ी है। रेड आर्मी अब सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है बर्लिन और हिटलर के बंकर से। लेकिन हिटलर अपनी फौज के साथ अपनी आखिरी सांस तक बर्लिन और अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 की एक बहुत ही खतरनाक और खूनी वॉर बैटल फॉर बर्लिन शुरू होने वाली है। अप्रैल 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आखिरी दौर चल रहा था, लेकिन ईस्टर्न फ्रंट का फाइनल चैप्टर अभी एक खूनी और रोमांचक कहानी लिखने वाला था। कभी मॉस्को के दरवाजे तक पहुंच चुकी जर्मन फौज अब अपने देश और बर्लिन की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की तैयारी कर रही है। रेड आर्मी जनवरी में पहले ही ऑर्डर नदी तक पहुंच चुकी थी, जो सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है जर्मन एम्पायर की राजधानी बर्लिन से। लेकिन सप्लाई लाइंस और साइड फ्रंट्स को सिक्योर करने में देर लग रही थी, जिसकी वजह से फाइनल अटैक डिले हो गया था। सोवियत कमांडर सोच रहे थे कि ये ऑपरेशन अटैक ऑन बर्लिन मई में स्टार्ट होगा, लेकिन रशियन एम्पायर के तानाशाह जोसेफ स्टालिन को एक और चिंता सताने लगी कि अगर अमेरिकन रेड आर्मी से पहले बर्लिन पहुंच गए तो क्या होगा। एलाइड कमांडर इन चीफ डॉइट आइजनहावर ने स्टालिन को वादा किया कि एलाइड फोर्सेस और अमेरिका बर्लिन पर कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन स्टालिन किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। इसी शक और बेचैनी के कारण स्टालिन ने ऑर्डर्स दिए कि ये फाइनल अटैक तुरंत शुरू करना होगा। जो लड़ाई मई में होनी थी अब अप्रैल में ही शुरू होने वाली थी। बर्लिन के मैदान एक अंतिम भयानक युद्ध देखने के लिए तैयार थे। सोवियत प्लान के अकॉर्डिंग 3 बड़े रशियन आर्मी ग्रुप एक साथ नाजी राजधानी बर्लिन पर धावा बोलेंगे। मार्शल ज़ुकोव का फर्स्ट बेलारूसियन फ्रंट सीलो हाइट की मजबूत जर्मन पोजीशन को तोड़कर बर्लिन के दिल तक पहुंचेगा, जहां पर हिटलर अपनी मेन आर्मी के साथ मौजूद था। मार्शल कोनेव का फर्स्ट यूक्रेनियन फ्रंट बर्लिन को दक्षिण की तरफ से घेर लेगा। मार्शल की ये फौज शहर के अंदर दाखिल नहीं होगी, बल्कि कोनेव की यह फौज ध्यान रखेगी कि हिटलर की मदद के लिए बाहर से कोई और फौज ना आए। मार्शल कॉन्स्टेंटीन का सेकेंड बेलारूसियन फ्रंट थोड़ी देर से अटैक करेगा, ताकि ज़ुकोव की नॉर्थर्न फ्लैंक को प्रोटेक्ट किया जा सके। रेड आर्मी और पूरा सोवियत एम्पायर बर्लिन को फैसिस्ट का बिल कहता था, और इस बीस्ट को गिराने के लिए रेड आर्मी ने एक विशाल सेना इकट्ठी की थी, जिसमें 25 लाख फौजी, 6000 टैंक्स और सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, 40,000 आर्टिलरी और 7,500 फाइटर प्लेन्स थे। लेकिन ये फौज थकी हुई थी। लगातार लड़ाई और तेजी से बर्लिन पर हमला करने की तैयारी का असर इनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। रेड आर्मी का सामना करने के लिए जर्मन आर्मी ग्रुप विस्टुला जनरल गोथार्ड के नेतृत्व में और आर्मी ग्रुप सेंटर जनरल फर्डिनेंड के नेतृत्व में तैयार खड़ा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये फौज कुछ खास ताकतवर नहीं थी। इनके पास सप्लाईज की बहुत ज़्यादा कमी थी। इसके अलावा इनके पास इन हथियारों को चलाने के लिए तेल ना की बराबर था। पॉफन एसएस और कुछ पैंजर डिवीजन को छोड़कर बाकी अधिकतर कमज़ोर और आधी ट्रेनिंग वाले और थके मारे सिपाही थे। फॉक्सटन मिलिशिया में तो बूढ़े बुजुर्ग और कम उम्र के नौजवान तक शामिल थे, जो बस अपने देश और बर्लिन की रक्षा के लिए लड़ने के लिए आए थे। जर्मन्स के डिफेंसिव प्लान भी आधे अधूरे और कंफ्यूजन भरे थे। जर्मन्स ने सीलो हाइट्स पर 3 डिफेंसिव जोन तैयार किए, लेकिन जर्मन डिफेंस सिस्टम और जर्मन फौज के बीच कुछ खास कोऑर्डिनेशन नहीं था। जर्मन फौज की आखिरी उम्मीद ये थी कि किसी तरीके से रेड आर्मी को ऑर्डर रिवर के किनारे ही रोक लिया जाए, लेकिन सच ये है उनके पास इस माइटी रेड आर्मी को रोकने के लिए ना तो ताकतवर हथियार हैं और ना ही फौज। जर्मन फौज के लिए ये लड़ाई सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि जीने मरने का सवाल बन चुकी थी। उनका सबसे बड़ा डर था सोवियत बदला। कई फौजी मान रहे थे कि अगर सोवियत वही करें जो हमने उनके देश में किया, तो कुछ ही हफ्तों में कोई भी जर्मन जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन हर सिपाही सिर्फ बदले के डर से नहीं लड़ रहे थे। कुछ अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, तो कुछ हिटलर के वंडर वेपन की उम्मीद में अभी तक टिके थे। र्यूमर्स भी थी कि ब्रिटेन और अमेरिकन फोर्सेस जर्मनी का साथ देंगे और सोवियत एम्पायर को ख़त्म करने में जर्मन्स की मदद करेंगे, और कुछ लोग इसी उम्मीद में अभी तक लड़ रहे थे। ऊपर से मिलिट्री पुलिस, जैसे कि चेन डॉग्स। कहा जाता है कि मिलिट्री पुलिस डिसिप्लिन तोड़ने वाले सिपाहियों को सख्त सजा देती थी। इन चेन डॉग्स की वजह से भी फौज भाग नहीं सकती थी। दूसरी तरफ रेड आर्मी के सिपाही भी अपने ही अलग जज्बात लेकर मैदान में उतरे थे। बहुत से लोग अपने गांव, परिवार और देश के उजड़ जाने का बदला जर्मन से लेना चाहते थे। ये जज्बा सोवियत नेताओं के बयानों में साफ दिखाई देता है। सोवियत नेता कहते, जर्मन्स को कोई रहम नहीं मिलेगा। इन्होंने जो रशिया में किया, ये लोग उसकी भुगताई जरूर करेंगे। हम किसी भी सूरत में जर्मन्स को नहीं छोड़ेंगे। कुछ फौजी NKVD सीक्रेट पुलिस के डर से लड़ रहे थे, क्योंकि कोई भी फौजी अगर जंग के मैदान से पीछे हटता तो उनके ही अपने फौजी उनको गोली मार देते।
कुछ प्योर कम्युनिस्ट विचारधारा में विश्वास रखते थे और तानाशाह स्टालिन के प्रति अपनी वफादारी निभा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि दोनों फौजें एक बंधन में बंध चुकी थीं। कोई भी अपनी मर्जी से जंग नहीं छोड़ सकता था। युद्ध तब तक चलेगा जब तक दोनों में से कोई एक हार नहीं मान लेता। सोवियत फौज ने ऑर्डर और नाइस रिवर के पास एक जबरदस्त गोलाबारी की, जिससे धरती कांप उठी। हजारों तोपें जर्मन पोजीशन पर बरसने लगी और इसी के साथ रेड आर्मी आगे बढ़ने लगी। लेकिन जर्मन्स पहले ही एक चाल चल चुके थे। उन्होंने अपनी फौज को पहले ही पीछे हटा लिया ताकि वो सोवियत गोलाबारी से बच जाए, और जैसी ही फायरिंग रुकी वो दोबारा अपनी डिफेंसिव पोजीशंस पर चले गए। फिर सोवियत ने एक नई वॉर स्ट्रेटेजी यूज की। सोवियत फौजी सर्च लाइट जला देते ताकि जर्मन सिपाही अंधे हो जाएं। लेकिन सोवियत फौजी ये बात भूल गए थे कि इन सर्च लाइट की वजह से उनके फौजी जर्मन गनर्स का निशाना बन जाएंगे, जिससे रेड आर्मी के हजारों फौजी मारे गए। अब सोवियत सैनिक ने सीलो हाइट्स पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन सीलो हाइट्स की ढीली मिट्टी और दलदला मैदान उनके लिए एक मुसीबत साबित हुआ, जिससे रेड आर्मी और उनके टैंक्स की स्पीड बहुत ही धीमी हो गई थी। इसके अलावा जैसे ही रेड आर्मी और उनके टैंक्स आगे बढ़ते, वो जर्मन फौज का आसान शिकार बन जाते। सिर्फ कुछ ही घंटों में पूरा हमला अटक गया था। मार्शल ज़ुकोव के मन में एक बहुत बड़ा प्लान था। उनका प्लान था कि पहले ऊंची जगह पर कब्जा करें, फिर टैंक्स से एक जबरदस्त हमला करें जो जर्मन डिफेंसेस को खत्म करने के लिए काफी होता। लेकिन स्टालिन का पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उन्हें हर हाल में जीतना था। इस बेचैनी में ज़ुकोव एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो टैंक्स को इन्फेंट्री के बीच भेज देते हैं जो अभी नीचे फंसी हुई थी। इससे ट्रैफिक जैम और कंफ्यूजन हो जाती है। इससे सोवियत टैंक्स और ट्रूप्स बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। अगले 3 दिन तक सोवियत फौज सीलो हाइट्स के लिए एक भयंकर लड़ाई लड़ती रही। हर कदम पर खून बह रहा था, लेकिन धीरे धीरे जर्मन डिफेंसेस कमज़ोर पड़ने लगते हैं। सार्जेंट गोगलिट से एक T-34 टैंक क्रूमैन अपनी आंखों देखी घटना बताते हैं। वो कहते हैं, एक भयानक धमाका हुआ। एक जर्मन शेल हमारे टोरेन के दाहिनी तरफ टकरा गया, लेकिन वो सिर्फ आर्मर को चीरता हुआ निकल गया, अंदर नहीं घुसा। इस हमले से हमारा लोडर टैक्शिन्युकु बेहोश हो गया था। फिर मैंने 2 जर्मन फौजियों को पैंजर फ्रॉस्ट के साथ देखा। मैंने तुरंत अपने टैंक का रुख मोड़ा, स्पीड बढ़ाई और उन दोनों को अपने टैंक के नीचे कुचल दिया। मार्शल ज़ुकोव की फौज आखिरकार जर्मन डिफेंसेस को तोड़ने में कामयाब हो जाती है और सीलो हाइट्स पर कब्जा करने के बाद पूरी रफ्तार से पश्चिम की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं कोनेव की वॉर स्ट्रेटेजी ज़्यादा प्रभावी साबित होती है। उनका आर्टिलरी प्लान बेहद ज़बरदस्त होता है, जिसके सामने जर्मन डिफेंसेस कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसी वजह से कोनेव के अंडर में रेड आर्मी बड़ी ही आसानी से नाइस रिवर पार कर लेती है और पूरी स्पीड से पश्चिम की तरफ दौड़ जाती है। इस महायुद्ध में हजारों जर्मन सिपाही अपनी जान बचाने के लिए हथियार डाल देते हैं। उन्हीं में से एक कार्ल पेफ्लिक अपनी आंखों देखे हाल बयां करते हैं। उन्होंने कहा, हमें कहीं छुपने की जगह नहीं मिली। हवा में सिर्फ गोलियों की सीटियां और धमाकों की आवाज़ थी। हमारी फौज को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। जो जिंदा बचे वो ट्रेंचेस और बंकर्स में एक दूसरे को कुचलते भाग रहे थे। हम डर के मारे बेहोश थे। अब स्टालिन कोनेव को उत्तर की तरफ बर्लिन की ओर बढ़ने की इजाज़त दे देते हैं। इससे एक और ऐतिहासिक विवाद का जन्म होता है। क्या स्टालिन ने जानबूझकर ज़ुकोव और कोनेव को एक दूसरे के अगेंस्ट रेस लगाने के लिए भेजा था? क्या ये एक युद्ध था या एक स्वाभिमान की लड़ाई? एक दूसरा विवाद सीलो हाइट्स की लड़ाई को लेकर भी उठता है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ज़ुकोव ने जानबूझकर अपनी फौज की जान जोखिम में डाली और ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती थी। एक दूसरे हिस्टोरियन मानते हैं कि ऊंची जगह पर डिफेंसिव पोजीशन लिए हुए हथियारों से लैस दुश्मनों को हराना इतना आसान नहीं होता है, और वो भी जब स्टालिन का तेजी से जीतने का दबाव हो। बिना खून बहाए पॉसिबल ही नहीं था। सीलो हाइट्स की ये वॉर बहुत ही खतरनाक थी, जिसमें 33,000 सोवियत सैनिक और 12,000 जर्मन सैनिक मारे गए। सीलो हाइट्स पर सोवियत फोर्सेस के कब्जे ने सोवियत फोर्सेस के लिए बर्लिन पर कब्जा करने का रास्ता खोल दिया। बर्लिन अब बस एक अंतिम युद्ध का इंतजार कर रहा था, एक ऐसी लड़ाई जो पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाली थी। 20 अप्रैल 1945 हिटलर के जन्मदिन पर बर्लिन में मौत की घंटी बज चुकी थी और अमेरिकन्स ने हिटलर को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए बर्लिन पर एक ज़बरदस्त हवाई हमला किया और पूरे शहर पर बॉम्ब्स की बरसात कर दी, और अमेरिकन्स ने बचे हुए शहर को भी तबाह कर दिया था। इसके अलावा ज़ुकोव और कोनेव तेज़ रफ्तार से बर्लिन की तरफ बढ़ने लगे और उनका अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बर्लिन को ख़त्म करना। लेकिन उनके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें थीं, जैसे कि घने जंगल और दलदली ज़मीन जो उनकी रफ्तार को धीमा कर रही थी, पेट्रोल और राशन की कमी जो उनकी सप्लाई लाइंस को मुश्किल बना रही थी, और सबसे बड़ी रुकावट थी जर्मन फौज। जर्मन फौज बर्लिन के अंदर छुपकर छापामार हमले कर रही थी, और इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक थी छोटी छोटी जर्मन टीम्स
जो पैंजरफॉर्स नाम के हाथ से चलाने वाले एंटी टैंक हथियारों से सोवियत टैंक्स पर हमला कर रही थी। लेकिन ज़ुकोव और कोनेव दोनों को बस जीत चाहिए थी किसी भी कीमत पर, तो वो अपनी फौज को और तेजी से चलने के आदेश देते। जल्दी ही सोवियत सैनिक बर्लिन के अंदर तक पहुंच जाते हैं और इसी के साथ 21 अप्रैल से बर्लिन पर मौत की बरसात शुरू हो जाती है। सोवियत आर्टिलरी शहर के बीच में यानी सिटी सेंटर पर गोलाबारी करना शुरू कर देती है। हर गोली बर्लिन के अंतिम दिन लिख रही थी। जंग अब इतनी भयंकर हो चुकी थी कि जर्मन कमांड सिस्टम बिखरने लगता है। सोवियत ने जर्मन फौज और वेयरमाख्ट के मुख्य बंकर वुल्सडॉर्फ पर कब्जा कर लिया। बर्लिन और जनरल वाइडलिंग के बीच सभी कनेक्शन खत्म हो जाते हैं। हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि दो अलग अलग कमांडर वाइडलिंग को मौत की सजा सुना देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद वाइडलिंग जंग के मैदान से भाग गए हैं। लेकिन उल्टी किस्मत देखिए, वही वाइडलिंग बर्लिन के अंतिम डिफेंस और जर्मन फौज के मुख्य कमांडर बन जाते हैं। इसी के साथ हिटलर का अपने बंकर में लगभग नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका था। उसका गुस्सा अपने चरम पर था। वो अपने कमांडर्स पर चीख रहा था और मानने को तैयार ही नहीं था कि ये वॉर हारी जा चुकी है। लेकिन बस थोड़ी ही देर में वो एक नए सपने में खो जाता है। वो सपना था एक जबरदस्त काउंटर अटैक का। हिटलर को लग रहा था कि उसके भरोसेमंद कमांडर्स स्टीनर, वेनिक और ब्यूसे चारों तरफ से एक जबरदस्त हमला करेंगे और फिर जर्मनी ये वॉर जीत जाएगा। जब हिटलर अपनी सपनों की दुनिया में था, तब कई बड़े नाजी नेता चुपके से बर्लिन से भाग रहे थे। हिमलर, ग्योरिश, डोनस्टिक, स्पीर सभी ने अपनी जान बचाने का फैसला किया। हिमलर तो पीछे से ब्रिटिशर्स और अमेरिकन से समझौता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेस्टर्न अलायंस ने कोई भी सौदा करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अब समय हिटलर और जर्मनी के अंत का है। लेकिन जो भाग नहीं सकते थे वो बेचारे आम नागरिक थे। बर्लिन के हर कोने में मौत नाच रही थी। बर्लिन की एक नागरिक फ्रीडा ने जब अपनी बस्ती के पास अपने फौजियों को देखा तो वो हैरान रह जाती हैं। उन्होंने लिखा, हम जल्दी से जंगल में भाग गए, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। जब उन्होंने एक औरत से पूछा कि क्या हमें जर्मन फौज के साथ जाना चाहिए, तो जवाब आया, क्या तुम जीने से थक चुकी हो। 24 अप्रैल बर्लिन अब पूरी तरीके से घिर चुका था। सोवियत फौज ने हेल्बे पॉकेट में 9th और 4th पैंजर आर्मी को कैद कर दिया। आम नागरिक इस तबाही में फंस चुके थे, बिना खाने और बिना एम्यूनिशन के। हिटलर ने ब्यूसे और वेनिक को बर्लिन छुड़ाने के ऑर्डर्स दिए, लेकिन इन दोनों कमांडर्स ने उन ऑर्डर्स को नहीं माना। इन दोनों कमांडर्स ने बर्लिन के बदले अपनी फौज को बचाने का फैसला किया। उन्होंने बर्लिन में जो था उसे उनके हाल पर छोड़ दिया। जो भी टैंक्स बचे थे उनके साथ जर्मन फोर्सेस ने एक आखिरी कोशिश की सोवियत डिफेंसेस को तोड़कर वेस्ट की तरफ जाने की। इसी बीच में हजारों नागरिक भी इधर से उधर भागने लगे, एक दूसरे को कुचलकर और जख्मियों को रास्ते में छोड़कर। 28 अप्रैल को सिर्फ 25,000 जर्मन फौजी और नागरिक सोवियत डिफेंसिव लाइंस को तोड़ने में सफल हुए। बाकी सब या तो घायल थे या लाश बन चुके थे। हेल्बे ऑपरेशन को बर्लिन की सबसे ब्लडी वॉर कहा जाता है। 25 अप्रैल को बर्लिन अंतिम घिराव में था। रेड आर्मी ने बर्लिन को हर तरफ से बंद कर दिया और इस तरह से बर्लिन अब टोटल सीज में था। तोरगांव में सोवियत और अमेरिकन फोर्सेस एक दूसरे से हाथ मिला रही थी और अब इस तरह से हिटलर का साम्राज्य अपने अंतिम पल गिन रहा था। बर्लिन की इस वॉर में रेड आर्मी और जर्मन आर्मी दोनों बड़े स्केल पर वॉर क्राइम्स कर रहे थे। ऐसे रेगुलर आर्मी और मिलिट्री पुलिस के जर्मन ऑफिसर्स अपनी ही फौज के हजारों सिपाहियों को बुजदिली के इल्जाम में तुरंत गोली मार देते थे। जर्मन फौजी खुलेआम स्टोर्स और वेयर हाउसेस से लूटमार कर रहे थे और जानबूझकर सोवियत और इटालियन प्रिजनर्स और फोर्स लेबरर्स की हत्या कर रहे थे। नाजी जर्मन्स भी एंटी नाजी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मार देते थे। ये उनका आखिरी बदला होता था। बर्लिन से ज़्यादा दूर नहीं साकेनहाउसेन कंसंट्रेशन कैंप और रेवेंसबुर्ग, जो एक ऑल फीमेल कैंप था, में और भी ज़्यादा क्राइम्स होते थे। जर्मन फौज के एसएस गार्ड हजारों लोगों को डेथ मार्चेस पर ले जाते थे। उनका प्लान होता था कि जैसे ही बाल्टिक सी में पहुंचेंगे, हम इन लोगों को बाल्टिक सी में डुबोकर मार देंगे। जो लोग मार्च नहीं कर पाते थे उनको तुरंत गोली मार दी जाती थी, जबकि कई लोग रास्ते में थकान से ही मर जाते थे। रास्ते में हजारों लाशें पड़ी होती थी। इसके अलावा रेड आर्मी कुछ प्रिजनर्स को आज़ाद भी कर देती थी। कार्मेलिया, जो रेवेंसबुर्ग कंसंट्रेशन कैंप और हिटलर के जुल्म से किसी तरह बच गई थी, उन्होंने लिखा, लिबरेशन के 2-3 हफ्ते बाद, यानी जब सोवियत ने कंसंट्रेशन कैंप को जर्मन से आज़ाद कर दिया था, एक रशियन जनरल हमारी सिक वे में आया। वो बड़ा इंटेलिजेंट और अच्छी पर्सनैलिटी वाला लग रहा था और उसकी रशियन सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक इंटरप्रेटर ने ट्रांसलेट किया। उसने कहा कि उसे खुशी है कि वो हमें आज़ादी की खबर दे सकता है और वो हमें वापस हेल्दी बनाने के लिए सब कुछ करेगा ताकि हम फैसिज्म के इस भयानक दौर को भूल सकें। ये सुनकर हम सबकी आंखें भर आईं
और वो खुद भी इमोशनल हो गया। लेकिन सिर्फ जर्मन सी नहीं, बल्कि रेड आर्मी भी मास वॉर क्राइम्स कर रही थी। इनमें से कई क्राइम्स करने की परमिशन उनके बड़े ऑफिसर्स ने उनको दे दी थी। रशियन फौज प्रिजनर्स को जानबूझकर दुश्मन की गोलीबारी के सामने फेंक देती ताकि ये लोग मारे जाएं। सोवियत फौज बर्लिन में खूब लूट मार कर रही थी। ये लोग घरों, दुकानों को लूट रहे थे। कुछ लूटा हुआ सामान ये लोग अपने घर भेज देते, वही कुछ एक्सपेंसिव सामान जैसे कि महंगी गाड़ियाँ ये लोग अपने पास रख लेते। इस वॉर में जर्मन सिविलियंस बहुत बड़ी तादाद में मर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन क्राइम रेप था। इन रेप्स के बारे में स्टालिन ने कहा कि ये छोटी सी ही बात थी। कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग सोवियत फौज ने 1 से लेकर 1.5 लाख तक महिलाओं का रेप किया, जिनमें से तकरीबन 10,000 औरतों ने सुसाइड कर लिया था। इनमें सिर्फ जर्मन महिलाएं नहीं होती थी, बल्कि ईस्टर्न यूरोप की फोर्स लेबरर्स भी होती थी। कुछ सोवियत कोर्ट्स ने इन रेपिस्ट को सजा भी दी, लेकिन ज्यादातर रेपिस्ट बिना किसी सजा के छोड़ दिए गए थे। सोवियत और रशियन हिस्ट्री में इन रेप्स को डिनाई किया जाता है, लेकिन अप्रैल 1945 में कमिश्नर व्लादिमीर ने अपनी एक रिपोर्ट में इन रेप्स की जिम्मेदारी ली और कहा, वॉर काउंसिल के ऑर्डर्स के बावजूद कई महिलाओं के रेप हुए और बहुत सारे रेप्स के केसेस भी सामने आए। ये सारे क्राइम्स जैसे कि रेप, चोरी, मर्डर सब बर्लिन सिटी के अंदर हो रहे थे, क्योंकि बर्लिन सिटी अब चारों तरफ से घिर चुकी थी और एक कंप्लीट लॉकडाउन में थी। हिटलर चाहे अपनी ख्याली दुनिया में कितने भी बड़े काउंटर अटैक्स की उम्मीद लगा रहा हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि अब बर्लिन का अंत नज़दीक था और जर्मन्स के लिए बाहर से कोई मदद नहीं आने वाली थी। जर्मन डिफेंसेस अब और भी ज़्यादा बिखर चुके थे। ऑर्डर रिवर के डिफेंसेस भी बहुत बुरी हालत में थे। शहर की सड़कों पर चारों तरफ जल्दी में बनाए गए बैरिकेड्स लगे थे और जर्मन फौज अपनी बची कुची ताकत रेलवे रिंग के आसपास लगाकर शहर को बचाने की कोशिश कर रही थी। जर्मन फौज ने बर्लिन को अलग अलग डिफेंसिव जोन्स में डिवाइड कर दिया था और जो थोड़ी सी अच्छी यूनिट्स बची थी, जिनमें कुछ फॉरेन वेफन एसएस ट्रूप्स भी थे जो स्कैंडिनेविया, नीदरलैंड्स और फ्रांस से आए थे, उन्हें कमजोर फॉक्सटम पुलिस और बाकी अलार्म बटालियन को सपोर्ट करने के लिए भेज दिया गया था। रेड आर्मी का मेन टारगेट जेड जोन था, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट और सरकारी बिल्डिंग्स थी और इसी रेड जोन में हिटलर का बंकर भी था। इस रेड जोन में खाली जल चुका रेस्टाग भी था, जो पहले जर्मनी का पार्लियामेंट था, लेकिन अब सोवियत प्रोपेगेंडा में नाजी रिजिम का एक सिंबल बन गया था। शहर ब्रिटिश और अमेरिकन बॉम्बिंग से पहले ही तबाह हो चुका था। इन तबाह हुई बिल्डिंग्स में जर्मन छुप जाते और रेड आर्मी पर हमला करते। वहीं तबाह हुई बिल्डिंग रोड ब्लॉक कर देती, जिससे रेड आर्मी का आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन होता था। इसके अलावा शहर में बहुत सारे नदी नाले और कैनाल्स भी थे, जिसने इस लड़ाई को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया था। जर्मन आर्मी ने तीनों बड़े फ्लैग टावर्स की खतरनाक बंदूकों को ग्राउंड डिफेंस में यूज़ करने का प्लान बनाया था, लेकिन जनरल वाइडलिंग के पास सिर्फ 1 लाख फौजी और 60 टैंक्स बचे थे। शहर में अभी भी 27 लाख आम नागरिक मौजूद थे और किसी भी जर्मन अथॉरिटीज़ ने इन लोगों को शहर से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हिटलर के अकॉर्डिंग ये लोग जो शहर में बचे थे, ये निचले दर्जे के जर्मन थे, जिनकी हिटलर की नज़र में कोई अहमियत ही नहीं थी। बर्लिन जैसे शहर के सिटी सेंटर और हिटलर के बंकर पर कब्जा करना रेड आर्मी के लिए इतना भी आसान नहीं था, चाहे उनके पास कितनी ही बड़ी फौज और कितनी ही फायर पावर क्यों ना हो। रेड आर्मी की एक इंटरप्रेटर एलिना लिखती हैं, ये एक बहुत बड़ा अनजाना सा शहर था। आग के धुएं ने इसके नक्शे को छुपा रखा था और टूटी फूटी बिल्डिंग्स के ब्लॉक ने इसे एक अजीब सी शक्ल दे दी थी। लगभग 6 साल पहले यूरोप पर एक ऐसा हमला यहीं से शुरू हुआ जो इतिहास में अपनी क्रूरता के लिए मशहूर हो गया। अब वो युद्ध यहीं पर लौट आया है। इस शहर को पूरी तरह से जीतने के लिए और सिटी सेंटर पर कब्जा करने के लिए एक स्पेशल टैक्टिक की ज़रूरत थी, जो कमांडर वेस्ली ने स्टालिनग्रेड की लड़ाई में सीख ली थी। कमांडर वेस्ली ने स्टालिनग्रेड को बचाया था जब हिटलर ने एक ज़बरदस्त हमला किया था स्टालिनग्रेड पर। अगर आप बैटल ऑफ स्टालिनग्रेड के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस स्ट्रेटेजी में छोटी छोटी टीम्स बनाई जाती हैं, जिसमें इन्फेंट्री, कॉम्बैट इंजीनियर्स, फ्लेम थ्रोअर्स, लाइट इन्फेंट्री, एंटी टैंक गन्स और सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, ये सब साथ मिलकर काम करते हैं और धीरे धीरे हर ब्लॉक को तोड़ने के बाद कैप्चर करके आगे बढ़ जाते हैं। रेड आर्मी जैसे जैसे जेड जोन के करीब पहुंच रही थी, हर कैनाल, रेलवे स्टेशन और बिल्डिंग के लिए एक खूनी लड़ाई हो रही थी। एक जर्मन फौजी एल्टनर लिखते हैं, अचानक सब कुछ शांत हो गया, दुश्मन के इन्फेंट्री फायर भी रुक गए। हमने अपने से ट्रेंचेस से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर तुरंत नीचे हो गए। एक रशियन टैंक बिल्कुल हमारे सामने खड़ा था, जैसे कोई बड़ा जानवर शिकार निकलने से पहले गहरी सांस ले रहा हो। फिर उस टैंक का हैच खुला और एक आवाज़ आई, डोंट फायर। हम सांस रोककर सुन रहे थे। फिर उसने कहा, फौजियों, इसका कोई फ़ायदा नहीं। क्या तुम इस हार चुकी लड़ाई के अंतिम घंटों में मरना चाहते हो? और उसके बाद हैच बंद हो गया, इंजन गरजा
और टैंक वहां से वापस चला गया। लेकिन सभी एनकाउंटर इतने शांत नहीं होते थे। जो जर्मन सिविलियंस इस लड़ाई में फंस गए थे, उनके लिए यह शहर एक जीवित नर्क बन चुका था। कई लोग फ्लैग टावर्स या बड़ी बिल्डिंग्स के शेल्टर में जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे एनहाल्टर ट्रेन स्टेशन। लेकिन उन शेल्टर्स में हाइजीनिक कंडीशन इंसान के रहने लायक नहीं थी और कई लोग वहीं मर जाते थे। एक जर्मन महिला लिखती है कि इस जगह को ऑफिशियली शेल्टर कहा जाता था, लेकिन हम इसे एक गुफा, एक नर्क, एक डर का बॉम्ब और एक सामूहिक कब्रिस्तान कह रहे थे। बर्लिन के जिन इलाकों पर रेड आर्मी ने कब्जा कर लिया, वो इन इलाकों में लोगों को खाने पीने का सामान भी बांट रहे थे। इसके अलावा मेडिसिन और बाकी ज़रूरत का सामान भी दे रहे थे, ताकि वहाँ कोई बहुत बड़ी बीमारी ना फैल जाए। कोनेव और जुकोव की फोर्सेस दोनों तरफ से अपने इलाकों पर कब्जा करने के बाद आपस में हाथ मिला रही थी, लेकिन इनके बीच इस शहर के मेन हिस्से पर कब्जा करने के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। दरअसल रिस्टार्च तक पहुंचने के लिए कोनेव और जुकोव के बीच रेस लगी हुई थी। जो कोई इस रेस को जीतता, वो ओवरऑल जर्मनी और रेड आर्मी का कमांडर बन जाता। कुछ देर गोलियां चलने के बाद कोनेव की इस फौज को शहर से हटाकर साउथ की तरफ भेज दिया जाता है और इस तरह से रिस्टार्च तक पहुंचने की इस रेस को जुकोव जीत जाते हैं। रेड आर्मी रिस्टार्च को कैप्चर करने के लिए 3 दिन तक एक बहुत ही खतरनाक और खूनी लड़ाई लड़ती है, ताकि यहाँ पर 1 मई इंटरनेशनल वर्कर्स डे से पहले लाल झंडा गाड़ सके। आखिरी दिनों में हिटलर लगातार स्टीनर और वैनिक के काल्पनिक काउंटर अटैक की खबर सुनना चाहता था, जो कभी हुआ ही नहीं। हिटलर और ईवा ने अपने बंकर में ही शादी की और उसके बाद दोनों ने सुसाइड कर लिया। कोई सबूत नहीं था कि वो दोनों अर्जेंटीना को भाग गए थे। हिटलर की शादी और सुसाइड की खबर सुनकर जर्मन सदमे में आ जाते हैं। जर्नलिस्ट मार्गरेटा लिखती हैं कि मुझे सच जानने की उत्सुकता थी। बहुत कम लोग समझ पा रहे थे कि हिटलर ने जानबूझकर जितना हो सकता था सब कुछ तबाह कर दिया। जो जीतने में विश्वास रखते थे, वो ये सोच रहे थे कि हिटलर भी जीतने में विश्वास रखता है, लेकिन वो नहीं रखता था। हिटलर के मरने के बाद डोमस्टिक जर्मनी के नए प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन वो बर्लिन में नहीं बल्कि फेल्सबुर्ग में होते हैं। जोसेफ गिवेल चांसलर बनते हैं, लेकिन 1 मई को सोवियत्स के साथ नेगोशिएशंस फेल होने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ सुसाइड कर लेते हैं। कई जर्मन्स एसएस ट्रूप्स की मदद से बर्लिन से भागने की कोशिश करते हैं। जर्मन टैंक कमांडर डायरिस लिखते हैं, हमारा ब्रेकआउट नोयन ऑरेनबुर्ग की तरफ था। हमें कई शहरों से गुजरना पड़ा। रशियन फौज की गोलियां हमारे ऊपर टूट रही थी। जो भी घायल होता उसे पीछे छोड़ना पड़ता। कई फौजी हाथ जोड़कर सिर्फ एक गोली और एक ग्रेनेड मांग रहे थे। हमारे पास जितने भी ग्रेनेड बचे थे, हमने उन्हें देकर उनके दुख को कम करने की कोशिश की। डायरी जिंदा बच जाते हैं, लेकिन वो अपनी नाजी सोच नहीं बदलते। हिटलर की असिस्टेंट युंगे भी बंकर से जिंदा बच जाती है और बाद में डाउनफॉल मूवी, जिसमें हिटलर के आखिरी दिनों को दिखाया गया है, उसका बेस उन्हीं की किताब बनती है। पर हिटलर की प्राइवेट सेक्रेटरी बच नहीं पाती है और उनको मार दिया जाता है। 2 मई 1945 को जनरल वाइडलिंग अपनी बची कुची फौज के साथ बर्लिन को रेड आर्मी के सामने सरेंडर कर देते हैं और इस तरह से बैटल ऑफ बर्लिन खत्म हो जाती है। इस बैटल का रिजल्ट पहले से ही तय था, लेकिन सोवियत्स को इस बैटल के लिए एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सिर्फ 2 हफ्तों की इस लड़ाई में सोवियत्स के कम से कम 80,000 फौजी मारे जाते हैं। वहीं कितने जर्मन फौजी मारे गए ये कोई एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1 लाख तक जर्मन फौजी और 20,000 से लेकर 1 लाख तक आम आदमी मारे गए। हिटलर की मौत और रिस्टार्च पर सोवियत झंडा लगने के बाद जर्मनी का सरेंडर सिर्फ वक्त की बात रह जाता है। 8 और 9 मई को यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है। सोवियत यूनियन बर्लिन में बड़े मेमोरियल्स बनाती है, जो एक तरफ उनकी जीत का प्रतीक होता है, वहीं दूसरी तरफ कोल्ड वॉर में वेस्टर्न अलाइज के लिए एक वार्निंग भी होती है, जिसका मतलब था कि अगर कोई भी रशियंस से उलझने की कोशिश करेगा तो उसका यही हाल होगा जो बर्लिन का हुआ। ये इतिहास की बहुत ही खतरनाक और खूनी वॉर थी। बैटल फॉर बर्लिन को डॉक्यूमेंट्रीज में कभी एक पूरा टाइम नहीं दिया गया है। इस वॉर ने सालों के लिए यूरोप के नक्शे को बदल दिया था।